ड्रामा की स्टार्टिंग हमारे मेन लीड जो के साथ होती है, जो अभी अब्रॉड से वापस आया होता है एक होटल में अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। फिर यहाँ उसके और उसके फ्रेंड को बोर्ड देखने के बाद पता लगता है कि यहाँ पर किसी की शादी चल रही है। जो का फ्रेंड उसे बताने लगता है कि जिस लड़के की शादी होने जा रही है वो अब तुम्हारा स्टूडेंट होने वाला है, क्योंकि कल से तुम जिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब करने जा रहे हो ये वहीं पर पढ़ता है। फिर जो के फ्रेंड ने उसे एक ड्रिंक दिया होता है, तो जो पूछता है कि ये सही तो है ना, तो वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें अल्कोहल से एलर्जी है, तो तुम्हारे वाले में अल्कोहल नहीं है। फिर जैसे ही दोनों पीते हैं दोनों को ही पता लग जाता है कि ड्रिंक गलती से एक्सचेंज हो गई और जो ने अल्कोहल वाली ड्रिंक पी लिया है। फिर हम हमारी फीमेल लीड शाओ को देखते हैं जो अपनी वेडिंग के लिए तैयार होने के बाद वेडिंग हॉल के लिए जाने वाली होती है। पर तभी उससे आवाज आती है कि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ किसी लड़की से बातें कर रहा है, तो वो उन लोग की बातें सुनने लग जाती है। वो लड़की यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड चैन से कह रही होती है कि क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है जो तुम उससे शादी करने जा रहे हो। तो फिर वो बताने लगता है कि मैं प्यार सिर्फ तुमसे करता हूँ और उससे शादी तो मैं सिर्फ अपने डैड की वजह से कर रहा हूँ, और फिक्र मत करो आज तक मैंने उसे कभी टच भी नहीं करा, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, वो मेरी सारी बातें सुनती है, से तो बस मैं अपने डैड को खुश करने के लिए शादी कर रहा हूँ। और फिर चैन तो उस लड़की को किस कर रहा होता है। शाओ का तो ये सब सुनने के बाद दिल टूट जाता है और वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और सोचने लगती है कि प्यार नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, बस धोखा ही रियल होता है। फिर जब वो ड्रंक हालत में यहाँ से जा रही होती है तो वो जो से टकरा जाती है, और क्योंकि जो ने भी ड्रिंक कर लिया था तो वो भी काफी ड्रंक होता है और वो शाओ से पूछने लगता है कि तुम ही वो लड़की हो ना जिसकी शादी होने जा रही है। तो शाओ अपनी वेल निकाल देती है और से कहती है कि अब नहीं, और फिर दोनों साथ में रूम में जाकर नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि शाओ अपनी क्लास में होती है और वो सोच रही होती है कि अब मैं मॉम डैड को कैसे एक्सप्लेन करूंगी। ऐसे ही पहले उन लोगों के लिए शॉकिंग था कि मैं इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हूँ, और अब उन्हें पता लगेगा कि मेरा बॉयफ्रेंड भाग गया शादी से, तो फिर वो लोग तो पागल ही हो जाएंगे। वो सोचती है कि वो अपने छोटे भाई को बताएगी तो वो कितना डिसअपॉइंटेड फील करेगा। फिर तभी इतने में शाओ की फ्रेंड भी यहाँ क्लास में आके बैठी है, तो शाओ से पूछने लगती है कि आज क्लास में इतने सारे लोग क्यों आए हुए। तो लूसी कहती है कि तुम्हें नहीं पता आज क्लास में एक नया प्रोफेसर आने वाला है और ये सभी जरूर उसे ही देखने के लिए आए हैं। तुम्हें पता है वो प्रोफेसर अभी जल्द ही अब्रॉड से आया है और वो हमसे सिर्फ 3 साल बड़ा है, और पता है जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाता है ना उन लोगों ने बताया है कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। तभी वो प्रोफेसर क्लास में आ जाता है जो कि कोई और नहीं शैन होता है, और उसे देखते ही क्लास के सभी स्टूडेंट्स तो खुश हो रहे होते हैं, पर शाओ तो शॉक हो जाती है और सोचती है कि आखिर मैं इतनी अनलकी क्यों, मेरा वन नाइट स्टैंड मेरा प्रोफेसर निकला। फिर जो यहाँ सभी को अपना नाम बताते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करता है। हम देखते हैं कि शाओ तो अपना मुंह छिपा रही होती है और वो बस सोचती है कि इतने सारे लोगों में वो थोड़ी ना मुझे पहचानेगा। फिर जो सभी को अपना फोन निकाल कर नोट्स की फोटो लेने के लिए बोलता है, तो सभी वैसे ही करने लग जाते हैं, पर शाओ तो अभी भी अपना मुंह छुपाए रखती है। तो फिर जो उसे नोटिस कर लेता है और उसे कहने लगता है कि वो 3rd बेंच वाली लड़की तुम खड़ी हो जाओ और अब तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। फिर उसने जो भी पढ़ाया होता है उसी रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन करने लगता है। तभी शाओ के कुछ बोलने से पहले ही यहाँ पर एक लड़का उसका मजाक उड़ाने लगता है कि लड़कियां ऐसी ही होती हैं, इन्हें कुछ नॉलेज होता नहीं है और बस क्लास में ऐसी ही आती है। तभी शाओ तो उस क्वेश्चन का आंसर देने लगती है और सभी लोग उसके आंसर से शॉक हो जाते हैं। फिर जो भी उसकी तारीफ करता है कि उसने बहुत ही अच्छा आंसर दिए, लेकिन वो फिर भी कहता है कि तुमने वो आंसर नहीं दी जो मैंने अभी पढ़ाया था। और फिर वो उसके पास उसकी आईडी देखने के लिए आता है और कह देता है कि क्लास के बाद वो सीधा उसके ऑफिस में आए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो अपने ऑफिस में बैठा होता है और वो याद कर रहा होता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस रात होटल में नाइट स्पेंड करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब जो की नींद खुली थी तो शाओ वहाँ से जा चुकी थी, पर इसे उसकी आईडी मिल गई थी और जो को ये भी पता लग गया था कि वो उसका फर्स्ट टाइम था। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और जो यहाँ शाओ की आईडी देखते हुए सोच रहा होता है कि 1 महीने से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और फाइनली अब तुम मुझे मिल ही गई। फिर जैसे ही शाओ यहाँ उसके ऑफिस में आती है तो वो उसे टी देता है पीने के लिए, और शाओ उस टी को टेस्ट करती ही पहचान जाती है कि उसके अंदर कौन से हर्ब्स है। तो वो कहता है कि सच में तुम तो चाइनीज मेडिसिन में कितनी ज़्यादा अच्छी हो। तो बताती है कि मेरे पेरेंट्स चाइनीज मेडिसिन के डॉक्टर हैं। तो फिर वो पूछता है कि फिर तुम वेस्टर्न मेडिसिन क्यों स्टडी कर रही हो। शाओ सोचती है कि आखिर ये मुझसे ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है। फिर वो कहती है कि प्रोफेसर इसका आपसे थोड़ी ना कुछ लेना देना है। तो जो कहता है कि मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ। शाओ ये सुनते के साथ ही सोचती है कि क्या इसने मुझे पहचान लिया है। फिर शाओ यहाँ से जाने की कोशिश करती है, तो वो कहता है कि क्या तुम अभी भी प्रिटेंड करोगी कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है। शाओ मन में सोचती है कि मुझे कितना एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। फिर वो इसे इसकी आईडी दिखाने लगता है
तो शॉ कहती है कि अब मेरे पास न्यू आईडी है, तो ये तुम ही रख लो। तभी जो उसका हाथ पकड़ के रुकता है और पूछने लगता है कि उस रात वाली लड़की तुम ही हो ना। तो वो तुरंत ही कहती है कि नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ। जो कहता है कि अभी तो मैंने बताया भी नहीं था कि कौन सी रात। तो ये कहती है कि जो भी हो वो मैं नहीं हूँ। तो वो जोर से बताने लगता है कि उस लड़की के हाथ पर तिल था, जैसा कि तुम्हारे हाथ पर है। फिर शाओ मान लेती है कि ठीक है, मैं वही हूँ, तो क्या हो गया, तो क्या तुम मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे। जो कहता है कि तुमने उसके बाद मुझे कभी कॉन्टेक्ट क्यों नहीं करी। तो शॉ कहती है कि मैं एक बार मिस्टेक करने के बाद वापस से मिस्टेक नहीं करना चाहती हूँ, और ऐसा बोलकर वो भाग जाती है। तो फिर जो तो स्माइल करने लग जाता है और सोचता है कि वो बस प्रिटेंड कर रही है या वो सच में मेरे बारे में कोई फिक्र नहीं करती, मुझे ये पता करना पड़ेगा। फिर शॉ जब यहाँ से जा रही होती है तो चैन उसे साइड में लेता है और पूछने लगता है कि आखिर तुम मुझे इतने दिनों से अवॉइड क्यों कर रही हो, और क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उस दिन तुम शादी से क्यों भाग गई थी। तुम्हें पता है सभी के सामने मेरा कितना मजाक बन गया था। तो फिर ये मन में सोचती है कि यानी इसे अभी तक पता ही नहीं चला कि मैं शादी से क्यों भागी थी। शाह पूछती है कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स, तभी तो मैंने तुम्हें रिंग भी दिया था ना। तो ये मन में सोचती है कि इसके ऐसी बिहेवियर से मैं कभी जान ही नहीं पाई कि ये कितना दोगला और कितना बड़ा झूठा है। चैन मन में सोचता है कि कितनी इजी है इस लड़की को फूल बनाना। फिर वो जल्दी से उसे वापस से रिंग दिखाकर कहने लगता है कि तुमने पिछली वाली रिंग घुमा दी थी ना, देखो अब मैं तुम्हारे लिए दूसरी लेकर आया हूँ। शाह सोचती है कि ये अभी भी मुझसे प्यार करने की एक्टिंग कर रहा है, तो चलो इसके साथ मैं भी थोड़ा एक्ट कर लेती हूँ। फिर शाह उसे कहती है कि मैं उस दिन शादी से इसलिए भागी थी क्योंकि मुझे सुनाई पड़ा था कि तुम किसी और को पसंद करते हो। तो फिर वो कहने लगता है कि मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और को पसंद नहीं करता हूँ। शाह कहती है कि लेकिन फिर भी अब शादी मेरे लिए बहुत बड़ा मैटर है, तो मुझे थोड़ा टाइम दो इस बारे में सोचने के लिए। तो चैन मान जाता है और इसे रिंग देते हुए कहता है कि तुम आराम से टाइम ले सकती हो। और फिर जैसे ही चैन यहाँ से चला जाता है तो शाह वॉमिटिंग करने लग जाती है। तभी यहाँ पर जो उसे देख लेता है और शाह की कंडीशन देखते हुए वो पहचान लेता है और उसे कहता है कि तुम अपना प्रेगनेंसी चेकअप करवाओ। फिर वो तुरंत ही जाके अपना टेस्ट करती है और शॉक हो जाती है। और फिर इसके बाद शाओ यहाँ जो को रिपोर्ट दिखाते हुए बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो चैन ये रिपोर्ट देखती है, कहने लगता है कि तुम 1 मंथ प्रेग्नेंट हो, तो क्या ये बेबी मेरा ही है। तो फिर वो कहती है कि हाँ। फिर जोर से कहने लगता है कि पहले तो मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहूँगा कि उस रात मैंने काफ़ी ड्रिंक कर लिया था, तो ये सब मेरी गलती है। वो उसे कहने लगता है कि अभी तुम्हारे एग्जाम्स भी आने वाले हैं और ये तुम्हारी स्टडी का इम्पॉर्टेंट ईयर है, तो तुम्हारे लिए अभी सबसे बेस्ट रहेगा कि तुम इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो। शाह ये सुनते के साथ ही सोचने लगती है कि सभी मैन सेम होते हैं और कहते हैं कि वो तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। शाह कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, और वो इससे बाय बोलकर जाने लगती है। तो कहता है कि रुको, अभी तुमने मेरा दूसरा ऑप्शन नहीं सुनी कि या फिर क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। तो फिर शाह वापस से बैठ जाती है और उसे बताने लगती है कि 1 महीने पहले किसी और मैन ने भी मुझे यही कहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, पर पता है शादी वाले दिन उसे उसकी लवर मिल गई और यही वो रीज़न था कि मैं शादी छोड़कर भाग गई थी, और इस वजह से अब मुझे किसी भी मैन में ट्रस्ट नहीं है। तो जो कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आखिर वो तो नहीं हूँ ना। और मैं तुम्हें फिर से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरा नाम जो है और मैं PhD ग्रेजुएट हूँ और मेरी सैलरी भी डिसेंट है। और वैसे तो अभी मैं रेंट वाले घर पे रहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे हैं कि अभी मैं खुद का घर खरीद सकता हूँ। और मेरे अंदर कोई बैड हैबिट्स नहीं है, मैं स्मोक भी नहीं करता और ड्रिंक भी नहीं करता। और वीकेंड्स पर मेरी छुट्टी रहती है, तो मैं फिर आराम से टाइम निकाल कर तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रख सकता हूँ। तो शाओ ये सुनने के बाद सोचती है कि ये क्या चल रहा है, पहले तो हम अबॉर्शन डिस्कस कर रहे थे, फिर अचानक से हम डेटिंग चैनल पे कहाँ पहुँच गए। जो यहाँ शाह को पूरा यकीन दिलाने लगता है कि मैं हस्बैंड और फादर दोनों की ड्यूटी अच्छे से निभाऊंगा और तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा और घर के सारे काम भी कर लूंगा, तुम्हें कोई चीज़ की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो मैं चाहूँगा कि तुम दूसरा ही ऑप्शन चुनो मुझसे शादी करने का, लेकिन फिर भी तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा। शाह सोचती है कि अभी अगर वो अपने पेरेंट्स को अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी के बारे में बताएगी तो वो लोग तो काफ़ी शॉक होंगे कि उसकी शादी भी टूट गई। वो सोचती है कि यानी अभी बेस्ट ऑप्शन रहेगा शादी करने का, लेकिन क्या सच में ये प्रोफेसर जो सही बंदा है। फिर वो जो को अपने बारे में बताने लगती है कि मैं रिवेंज लेने वाली इंसान हूँ, तो अगर तुम मुझसे शादी करने का कह रहे हो और अगर तुमने बीच रास्ते में पीछे हटे तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो जो उसे कहता है कि उसे ऐसा मौका बिल्कुल नहीं मिलने वाला है,
तो फिर शाओ मान जाती है कि ठीक है हम शादी कर लेते हैं। जो कहता है कि ठीक है फिर कल स्कूल गेट के बाहर मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा और कल मॉर्निंग में हम लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलेंगे। ये सुनकर शाओ तो शॉक हो जाती है कि कल सुबह ही। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ बाहर जो का इंतजार कर रही होती है, तभी वो अपनी कार लेकर पहुंचता है और जैसे ही वो कार से बाहर निकलता है तो शाओ उसे देखकर पूछने लगती है कि क्या मैं बहुत ही कैजुअली ड्रेसअप हुई हूँ। तो फिर वो कहता है कि नहीं मैं कुछ ज़्यादा सीरियस ड्रेसअप हो गया हूँ। तो फिर कहती है कि रुको मैं अभी अपना ड्रेस चेंज करके आती हूँ। तो जल्दी से जो से रोक लेता है और कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। फिर वो तुरंत ही अपना कोट निकाल लेता है और अपनी दोनों स्लीव्स को भी ऊपर कर लेता है और कहता है कि देखो। फिर शाओ तो बहुत ही शौक रह जाती है और वो याद करने लगती है कि एक बार चैन जब उसे कहीं बाहर डेट पर ले जाने के लिए निकल रहा था, तभी शाओ को देखकर उसने उसकी बहुत बुराई करा था कि वो कितने गंदे तरीके से तैयार हुई है, ऐसे अगर कोई उसे उसके साथ देखेगा तो उसकी बेइज्जती होगी। तब शाओ से कहती है कि मैं वापस से अपना ड्रेस चेंज करके आती हूँ। तो वो कहता है कि जाने दो, तुम वैसे भी गंदी लगोगी और वो उसे छोड़कर चला गया था। फ्लैशबैक यहाँ खत्म होता है और शाओ सोचती है कि चैन के साथ जब मैं थी तो मैं जो भी कुछ करती थी उसे गलत ही लगता था। जो से कहता है कि चलो आप कार में बैठ जाओ और वो उसके लिए डोर खोलता है। तो शाओ बहुत ही खुश होती है। फिर इसके बाद जब दोनों यहाँ सर्टिफिकेट लेने गए होते हैं तो जो सारा प्रोसीजर हैंडल कर रहा होता है, ये देखते हुए शाओ कहती है कि क्या तुम सच में पहली बार ही शादी कर रहे हो। तो वो कहता है कि अगर शक है तो पता कर लो। शाओ कहती है कि लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सारी चीज़ें तुम्हें सब पता है। तो फिर जो कहने लगता है कि क्योंकि मैं हर चीज़ें तैयारी के साथ करता हूँ। फिर इन लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है और फिर दोनों वापस से कार में आ जाते हैं और जो यहाँ पर अपनी और उसके मैरिज सर्टिफिकेट की फ़ोटो ले रहा होता है। तो शाओ कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो बताता है कि मैं अपने पेरेंट्स को हमारी शादी के बारे में बताने के लिए फ़ोटो ले रहा हूँ। तो तुम मुझे अब बता दो कि तुम मुझे अपने पेरेंट्स से कब मिलने के लिए लेकर चलोगी। तो शाओ बताती है कि मेरे पेरेंट्स अब्रॉड में हैं तो अभी के लिए उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं। और फिर वो मन में सोचने लगती है कि आखिर मैं अब पेरेंट्स को कैसे बताऊंगी कि मैं शादी से भाग गई थी और उसके बाद मैंने इतनी जल्दी अपना हस्बैंड भी चेंज कर ली। फिर जो उसे बताने लगता है कि मैंने यूनिवर्सिटी के पास में एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया हूँ तो तुम वहाँ पर अब शिफ्ट हो जाओ ताकि फिर मैं अच्छे से तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रख पाऊँ। तो शाओ कहने लगती है कि तुमने ये भी सोच लिए। तो फिर वो कहता है कि मैंने तुमसे शादी करने का डिसीजन ऐसे ही नहीं लिया। फिर जो उसे अपना कार्ड देने लगता है और कहता है कि इसके अंदर 1 मिलियन है, इससे तुम अपने हिसाब से ज़रूरत के फर्नीचर ले लेना जो तुम्हें चाहिए हो। तो शाओ कहने लगती है कि नहीं मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास खुद के पैसे हैं। तो जो फिर भी उसे पैसे देता है और कहता है कि अब हमारी शादी हो गई है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखूँ और हैबिट्स तो धीरे धीरे ही बनती है ना, तो तुम ट्राई करके देखो। तो फिर शाओ लेने के लिए मान जाती है और फिर उसे कहती है कि लेकिन अभी क्या हम लोग अपनी शादी के बारे में सीक्रेट रख सकते हैं। सो पूछता है कि क्या मुझसे शादी करना इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। तो शाओ कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी में हम दोनों की बातें होने लगी। तो फिर ये मान जाता है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अब तुम जल्दी से जल्दी मेरे घर पे शिफ्ट हो जाओ। शाओ से हाँ बोलती है और मन में सोचती है कि उसे अब चैन और उसकी उस गर्लफ्रेंड से भी बदला लेना है क्योंकि वो उन लोगों को ऐसे खुश थोड़ी ना रहने दे सकती है। फिर वो इसे बाय बोलकर चली जाती है। फिर इसके बाद शाओ अपने कॉलेज के डॉर्म में से निकलने के लिए फॉर्म सबमिट करने गई होती है। तभी इतने में उसे जो का कॉल आता है और वो पूछता है कि तुम्हें क्या मेरी ज़रूरत है। तो फिर वो कहती है कि नहीं ये छोटी प्रॉब्लम तो मैं खुद ही हैंडल कर सकती हूँ, तुम अपना काम कर लो। पर जो तो यहाँ इस ऑफिस के बाहर आ चुका होता है और वो सोचता है कि लेकिन मैं तो पहुँच भी गया। पर उसकी जो सीनियर होती है वो उसका फॉर्म लेने से मना कर देती है और कहती है कि अब रूल्स काफ़ी चेंज हो गए हैं। तो शाओ मन में सोचती है कि इसे तो मैंने अभी अपना बदला भी नहीं लिया और ये कुछ ज़्यादा ही उड़ रही है। उसकी सीनियर कहती है कि तुम्हारी इमेज तो ऐसी ख़राब है क्योंकि तुम अपनी शादी से भी भाग गई थी। तो शाओ कहती है कि मेरी शादी के बारे में सुनकर सभी लोग अपसेट हुए थे लेकिन सिर्फ तुम ही खुश हुई थी कि मैं भाग गई। तो सीनियर कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। शाओ कहती है कि मैंने तुम्हें बताई नहीं ना कि मेरे और चैन के बीच में अब सब कुछ ठीक हो चुका है और उसने मुझे माफ़ भी कर दिया और उससे मुझसे बोला कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। फिर ये सुनते के साथ ही सीनियर तो शॉक हो जाती है और उसका मुंह बंद हो जाता है। फिर शाओ कहने लगती है कि चैन के लिए सही, लेकिन इसे साइन कर दो और फॉर्म को अप्रूव करो। पर फिर भी सीनियर नहीं मान रही होती है। तो शाओ कहती है कि ठीक है मैं चैन को ही बोल देती हूँ। फिर वो तुरंत ही चैन को कॉल लगाती है और उसे कहने लगती है कि हस्बैंड देखो ना, मैं यहाँ कॉलेज डॉर्म में से निकलने का फॉर्म सबमिट करने आई थी पर सीनियर लीन इसे अप्रूव करने से मान ही नहीं रही है, तो तुम ही इसे बोल दो। चैन ये सुनते के साथ ही पूछने लगता है कि लेकिन तुम डॉर्म में से क्यों निकलना चाहती हो। तो शाओ कहती है कि ऑफ कोर्स इसलिए ताकि हम दोनों कभी भी इजीली मिल सके।
फिर चैन के कहने की वजह से लिन साइन कर देती है, तो शाओ बहुत ही हैप्पी हो जाती है और इसे कहने लगती है कि लास्ट टाइम तो हम दोनों की शादी में नहीं आई थी ना, तो इस बार मैं तुम्हारे लिए वीआईपी सीट अरेंज कर दूंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और फिर जैसे ही वो बाहर निकलती है तो देखती है कि जो ने तो उसकी सारी बातें सुन चुका है। फिर इसके बाद वो जो के साथ उसके घर पे रहने के लिए आ जाती है और सोच रही होती है कि वैसे तो मैं बस एक्टिंग कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इसके पीठ पीछे इसे चीट कर रही थी। जो इसे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं वीकेंड पर तुम्हारे लगेज को यहाँ पर शिफ्ट करवाने में हेल्प कर दूंगा। तो वो कहती है कि नहीं तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी फ्रेंड को बोल दूंगी, वो ले आएगी। तो जो कहता है कि ठीक है। फिर वो उसे बैठने के लिए बोलता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी उस लड़के को पसंद करती हो। तो जो पूछता है कि क्या तुम इस रीज़न की वजह से हमारी शादी को सीक्रेट रखना चाह रही थी। तो वो हाँ बोलती है और बताती है कि चैन किसी और लड़की को पसंद करता है और वो मुझसे धोखे से शादी करने वाला था, इसलिए मैं उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगी। जो कहता है कि ठीक है, फिर मैं समझ गया, अगर तुम्हें फ्यूचर में मेरी कोई हेल्प लगेगी तो बोलना, मैं कर दूंगा। तो फिर वो कहती है कि प्रोफेसर जो, आपके कहने का मतलब है कि आप मेरा साथ देने वाले हो। तो वो कहता है कि इसमें तुम विक्टिम हो और तुम कौन सा किसी का खून करने जा रही हो या किसी के घर में आग लगाने जा रही हो, और वैसे भी अब हमारी शादी हो गई है तो तुम्हारा काम अब मेरा काम है। तो शाओ तो बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि किसी का सपोर्ट मिलने में कितना अच्छा फील होता है। फिर वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हारा बेडरूम तुम्हें दिखा देता हूँ। शाओ जैसी उठती है तो उसके पैर में दुखने लगता है, तो जो उसे उठा लेता है और उसे रूम में ले आता है और फिर वो उसके पैर पे मसाज देते हुए बताने लगता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे सारा प्रेशर पैर पर ही पड़ता है, तो उसे अब हील्स नहीं पहननी चाहिए और फ्लैट स्लीपर पहननी चाहिए। फिर शाओ तो बहुत ही शाय फील कर रही होती है, तो वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। शाओ कहती है कि कुछ भी नहीं, बस मुझे नींद आ रही है, मैं काफ़ी थक गई हूँ। तो जो उसके पास जाता है और उसका पिलो सही करने लगता है और फिर उसे कहता है कि मैं बाहर लिविंग रूम में सो रहा हूँ, तो तुम्हें अगर कुछ भी काम रहेगा तो मुझे बता देना। तभी जो को उसकी मॉम की कॉल आई होती है और वो उसे बताने लगती है कि वो उससे मिलने के लिए यहाँ पर आई है और दरवाजे के बाहर खड़ी है। तो फिर जो जल्दी से दरवाज़ा खोलता है और उसकी मॉम फिर अंदर आने के बाद इन लोगों से पूछने लगती है कि क्या तुम दोनों ने सच में शादी करे हो। तो दोनों अपना सर हिलाते हैं। फिर मॉम तो बड़ी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि इतने सालों से मेरे बेटे ने एक गर्लफ्रेंड तक नहीं ढूंढा था और अब शादी कर लिया, कितनी अच्छी बात है। मैं तो शक में आ गई थी कि इसे लड़कियां ही नहीं पसंद है, सच में मेरा बेटा तो इतना टैलेंटेड भी निकला और उसने इतनी अच्छी लड़की भी ढूंढ लिया। फिर वो शाओ का हाथ पकड़ के उससे पूछने लगती है कि चलो मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर तुमने इसका दिल कैसे जीती। तो शाओ मन में सोचती है कि मैं आंटी को कैसे बताऊं कि हम लोग होटल में नाइट स्पेंड करके मिले। फिर शाओ बहाना बनाती है कि हम दोनों ही मेडिकल स्टूडेंट है ना, तो एक दिन ऐसी पहचान हो गई। फिर मॉम और जानना चाह रही होती है, तो जो कहने लगता है कि मॉम क्या आप हम लोग के लिए कुकिंग नहीं करोगी। तभी जो की मॉम यहाँ ब्लैंकेट वगैरह देख लेती है और समझ जाती है कि लगता है ये दोनों साथ रूम में नहीं रहते हैं। फिर वो कहती है कि तुम यहाँ शाओ के साथ ही रहो और कुकिंग मैं अकेले कर लूंगी। फिर डिनर के बाद हम देखते हैं कि जो की मॉम इसे एक सूप देती है पीने के लिए, जिसे देखकर जो पूछता है कि मॉम क्या ये सच में पीने लायक है। तो फिर मॉम कहने लगती है कि लगता है मुझे फिर इसे शाओ को देना पड़ेगा। तो वो कहता है कि नहीं मॉम उसे मत दो और फिर वो खुद पीने लग जाता है और सोचता है कि वो तो प्रेग्नेंट है तो अभी इसे नहीं पी सकती। फिर जो की मॉम उसे गुड लक बोलकर यहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि जो काफ़ी ड्रंक हो चुका होता है और वो यहाँ शाओ के रूम में आ जाता है और वो जल्दी से यहाँ पर शाओ को हक करने लगता है। तो वो काफ़ी शॉक होती है और पूछती है कि आखिर उसे क्या हो गया। तो फिर जो तो उसे किस करने लग जाता है और फिर वो अपने आप को कंट्रोल करके जल्दी से यहाँ से बाहर आ जाता है और ठंडा पानी पीने लगता है और फिर सोचता है कि आखिर मुझे क्या हो गया था, कहीं मुझसे वो डर ना गई हो। फिर वो समझ जाता है कि उसकी मॉम ने जो उसे टॉनिक सूप दी थी उससे ही कुछ हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जो यहाँ बाहर शाओ का वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो कॉलेज जाने के लिए अपने रूम से बाहर निकलती है तो जो उसे कल रात के लिए सॉरी बोलने लगता है। शाओ कहती है कि कोई बात नहीं और वो उसे बताती है कि मैं लेट हो रही हूँ तो मैं जाती हूँ। तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शाओ कहती है कि नहीं ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर कोई हमें देख लेगा तो फिर। जो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें थोड़ा दूर पे उतार दूंगा। तो फिर शाओ को मानना ही पड़ता है। फिर वो उसे कॉलेज के पास तक ले आता है और शाओ जैसे ही कार से निकलने वाली होती है तो वो उसे रोकता है और उसे जूस देता है पीने के लिए। शाओ जूस पीते हुए सोचने लगती है कि उसे उसकी पसंद भी पता है। फिर यहाँ पर वो उसके लिप्स साफ करने जा रहा होता है और शाओ सोचती है कि क्या वो कल रात की तरह फिर से उसे किस करने वाला है, पर वो तो फिर बस उसके लिप्स साफ करके दूर हो जाता है। तभी इतने में शाओ देखती है कि सामने से उसकी फ्रेंड जा रही है, तो फिर वो इसे कहती है कि मैं जाती हूँ और बाय बोलकर जल्दी से भाग जाती है। फिर इसके बाद शाओ अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ लैब में होती है और दोनों यहाँ मस्ती कर रहे होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर लीन आ जाती है और इन लोगों को बातें सुनाने लगती है कि वो लोग यहाँ एक्सपेरिमेंट की चीज़ें खराब कर रहे हैं तो क्या उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल नहीं होना पड़ेगा।
तो फिर लूसी कहने लगती है कि तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम यहाँ की टीचर हो। तो वो बताती है कि हाँ, मैं जल्द ही टीचर बनने वाली हूँ क्योंकि मेरा टीचिंग असिस्टेंट का फॉर्म सबमिट हो चुका है। पर शाओ और उसकी फ्रेंड इसकी बात नहीं सुनते हैं, तो इससे गुस्सा आ रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर एक लड़का अपना प्रोजेक्ट मॉडल लेकर आया होता है, जिसे देखते ही शाओ पहचान जाती है क्योंकि वो उसका भाई है। फिर वो अपना मुंह छिपाने लगती है कि वो उसे पहचाने ना, और यहाँ से पेट दुखने का बहाना करके जाने वाली होती है। पर लिन यहाँ बहाने से उसे धक्का दे देती है और फिर शाओ की वजह से उसका मॉडल नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। तो लिन खुश होने लगती है कि अब ये जो अब्रॉड से आया वाला स्टूडेंट है उसके टीचर भी अब शाओ से गुस्सा हो जाएंगे। फिर शाओ का भाई उसे देखते ही पहचान लेता है और उसे सिस्टर कहने लगता है। तो फिर ये दोनों भी शॉक हो जाते हैं कि ये अब्रॉड से आया वाला स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि इसका भाई है। शाओ अपने भाई से पूछने लगती है कि तुम अब्रॉड से अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए, क्या मॉम डैड को इस बारे में पता है? तो वो कहता है कि हाँ पता है, और तुम्हें पता है मुझे तो इन्विटेशन मिला था आने का, इसलिए मैं आया हूँ। और वैसे भी मॉम डैड को अभी सबसे ज़्यादा फोकस है तुम्हारी शादी पर। और हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया ना तो मैं उसे अपना ब्रदर इन लॉ नहीं बनने दूंगा। तभी लिन शाओ से कहने लग जाती है कि अब तुमसे ये जो प्रोजेक्ट मॉडल टूट गया है इसकी वजह से तुम्हें अब इसका भरपाई करना पड़ेगा। तो फिर शाओ का भाई कहता है कि मैं इसके लिए कंपेंसेशन भरने वाला हूँ, और प्रोफेसर भी शाओ को कुछ नहीं बोलेंगे। तो फिर ये सुनते के साथ ही शाओ को पता लगता है कि उसके डैड भी यानी यहाँ पर आए हुए हैं। फिर शाओ लिन से कहती है कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, समझी? तभी इतने में यहाँ पर वो प्रोफेसर पहुंच जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तो फिर लिन उनके सामने शाओ के बारे में कंप्लेन करने लगती है कि उसी ने ये चीज़ तोड़ी है, तो उसके लिए उसे पनिशमेंट ज़रूर मिलना चाहिए। तभी इतने में यहाँ पर जो आ जाता है और वो कहने लगता है कि आप फिक्र मत करो, मैं इस मैटर को हैंडल करता हूँ। फिर इसके बाद जो प्रोफेसर को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और वो यहाँ पर लिन और शाओ दोनों को भी लेकर आया होता है, और वो लिन से कहने लगता है कि उसकी जिम्मेदारी थी कि कोई भी चीज़ टूटे ना लैब की, तो इसमें गलती इसकी है, इसलिए अब वो उसका टीचिंग असिस्टेंट वाला फॉर्म भी रिजेक्ट कर रहा है। ऐसा बोलकर वो लिन को यहाँ से जाने बोलता है, तो वो गुस्से में चली जाती है। तो प्रोफेसर कहता है कि तुमने उसे ऐसे ही जाने दे दिए? तो वो जो कहता है कि मैंने उसे ऐसी सज़ा दे दिया हूँ, और वैसे अगर आप बाकी किसी स्टूडेंट को सज़ा देना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो फिर प्रोफेसर पूछते हैं कि तुम आखिर किस बात की जिम्मेदारी ले रहे हो, क्या तुम इस लड़की के पेरेंट हो? तो जो कहता है कि हाँ, और फिर वो शाओ के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बताने लगता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो इस सुनते के साथ ही प्रोफेसर और शाओ का भाई दोनों शॉक हो जाते हैं, और शाओ का भाई कहता है कि अच्छा, तो ये मेरा ब्रदर इन लॉ है। तभी शाओ प्रोफेसर से कहती है कि डैड अब बस। तो जो कहता है कि तुमने उन्हें क्या बुलाई? तो शाओ बताती है कि हाँ, ये मेरे डैड है और ये बहुत ही प्रोटेक्टिव डैड है। फिर शाओ का भाई कहने लगता है कि वैसे डैड बिल्कुल सही तो कह रहे ना, वो लड़की तुम्हें बुली कर रही थी और उसे सजा मिलनी चाहिए, ऐसे कैसे वो जा सकती है? तभी यहाँ पर शाओ की मॉम भी पहुंच जाती है और वो उसकी फिक्र करने लगती है कि मेरी प्यारी बेटी को किसने बुली किया, और फिर वो उसके डैड को चिल्लाने लगती है कि तुम ऐसे डैड हो, जिस लड़की ने तुम्हारी बेटी को बुली करी उसको तुमने जाने दे दिए। तो फिर डैड जल्दी से उसकी मॉम को बताने लगते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, ये प्रोफेसर जो है ना, इसने उस लड़की को यहाँ से भेज दिया। तो मॉम कहती है कि कौन प्रोफेसर जो, क्या वो भी मेरी बेटी को बुली करने में मिला हुआ है? तो फिर जैसी वो जो को देखती है तो खुश हो जाती है कि अरे इतना यंग है। फिर वो जो से पूछने लगती है कि तुम इतनी यंग एज में प्रोफेसर बन गए, तो क्या तुम मैरिड हो? तो वो बताता है कि हाँ, मेरी शादी हो गई। फिर शाओ बताती है कि मेरे साथ हुई है। तो उसकी मॉम पूछने लगती है कि तुम सच कह रही हो? फिर इसके बाद जो यहाँ शाओ के मॉम और डैड दोनों को ही टी सर्व करता है। शाओ से कहती है कि सॉरी, कहीं मेरे पेरेंट्स की वजह से तुम डर तो नहीं गए ना, मेरे पेरेंट्स हमेशा से ऐसे रहते। तो जो कहता है कि मुझे तो तुम्हारे मॉम डैड बहुत ही पसंद आए। फिर शाओ के डैड उसे कहने लग जाते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हें अब्रॉड अपने साथ लेके जाने के लिए आए। तो शाओ कहती है कि मैंने बोली थी ना कि मैं अपनी स्टडीज़ यहीं पर ही कंप्लीट करना चाहती हूँ और अपने हिसाब से लाइफ जीना चाहती हूँ। तो डैड कहते हैं कि ऐसे कैसे चल सकता है, यहाँ पर कोई और नहीं है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, और अगर तुम्हें कोई बुली करेगा तो हम तुम्हें कैसे बचाएंगे? तभी शाओ की मॉम कहती है कि अच्छा चलो, इसे डराओ मत। तो फिर शाओ पूछती है कि मॉम क्या मतलब है? तो उसकी मॉम बताती है कि हम लोग अब यहीं पर रहने वाले हैं, और मैंने तुम्हारे डैड को बोल दी हूँ कि हम लोग यूनिवर्सिटी के पास ही घर ले रहे हैं, और ये बस अभी तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए ऐसा मजाक कर रहे थे, हम लोग कोई अब्रॉड नहीं जा रहे। शाओ के डैड कहते हैं कि हाँ, हमारी बेटी जिसमें खुश है हम लोग भी उसमें खुश हैं। तो फिर शाओ कहने लगती है कि मुझे पता है कि आप लोग इसलिए डर रहे हैं कि मुझे कोई हर्ट ना कर दे, तो आप लोग फिक्र मत करो, मैं किसी को भी खुद को हर्ट पहुंचाने नहीं दूंगी। तभी जो भी कहने लगता है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं शाओ को अच्छे से प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। तो शाओ की मॉम कहती है कि सिर्फ मुंह से बोलने पर नहीं चलेगा,
हम लोग अब यहीं पर रहने वाले हैं और अगर तुमने हमारी बेटी को बुली किया तो फिर हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर इसके बाद शाओ के मॉम डैड यहाँ से जाने के लिए निकल रहे होते हैं तो शाओ अपने भाई को चिल्लाने लगती है कि तुम अब्रॉड से आने के बाद मुझे बताए भी नहीं थे। तो जो बताने लगता है कि सिस्टर हम लोग तुम्हें सरप्राइज देने वाले थे ना, इसलिए। फिर वो लोग जब जा रहे होते हैं तो जो शाओ के भाई को एक इनविटेशन कार्ड देता है क्लब का, तो फिर वो बहुत ही खुश जाता है और कहता है कि ब्रदर इन लॉ तुम तो कितने कूल हो। और फिर शाओ के मॉम डैड और भाई यहाँ से कार में बैठकर चले जाते हैं। तो फिर जो यहाँ शाओ को हक करने लगता है और से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी फैमिली की तरह तुम्हारा हमेशा ख्याल रखने वाला हूँ। तभी इतने में शाओ कहती है कि मुझे याद आया मेरी फ्रेंड लूसी मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर इतने में लूसी का उसे कॉल भी आ जाता है तो शाओ से कहने लगती है कि मैं अभी आ रही हूँ। तो लूसी कहती है कि यानी मैं सच में देख रही हूँ कि प्रोफेसर जू तुम्हें हक कर रहे हैं। शाओ देखती है कि उसकी फ्रेंड लूसी यहीं पर ही खड़े होकर इन लोगों को देख रही है। फिर इसके बाद शाओ अपनी फ्रेंड लूसी को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए अपने और जो के बारे में सब बता देती है कि उन लोगों ने शादी कर ली। तो फिर वो तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट देखकर काफी शॉक हो रही होती है और कहने लगती है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले नहीं बताई। फिर वो बहुत ही खुश होने लगती है कि उसने यूनिवर्सिटी के सबसे हैंडसम बंदे को कैप्चर कर लिए। फिर शाओ कहने लगती है कि सॉरी मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताई थी, कहीं तुम गुस्सा तो नहीं हो गई होगी ना, क्योंकि तुम प्रोफेसर जो को पसंद जो करती हो। तो फिर लूसी कहती है कि तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि तुम क्या आप चैन को पसंद नहीं करती हो और उसे तुम भूल गई हो। तो शाओ कहती है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि वो तो उस मिस्ट्रेस लिन को पसंद जो करता है। तो लूसी को पता लगता है कि यानी चैन जिस लड़की के साथ मिलकर तुम्हें चीट कर रहा था वो कोई और नहीं हमारी सीनियर लिन है। तो शाओ कहती है कि तो क्या, और तुम्हें पता है शादी वाले दिन वो दोनों साथ मिलकर बॉटम लाइन क्रॉस करने की शेमलेस हरकत कर रहे थे। ये सुनने के साथ ही लूसी को तो बहुत ज़्यादा शौक लग रहा होता है कि तभी तो मैं सोचूं कि उसके पास भी वो सेम रिंग कैसे जो चैन ने तुम्हें दिया था, वो दोनों सच में कितने ज़्यादा शेमलेस है। तो शाओ कहती है कि तभी तो मैंने वो रिंग कब का फेंक दी। फिर लूसी पूछने लगती है कि तुम और प्रोफेसर जो कब से एक दूसरे को जानते हो। तो फिर शाओ इसे बताती है कि जिस दिन शादी थी उस दिन जब मैं शादी छोड़कर भाग रही थी तो मैंने थोड़ी बहुत ड्रिंक कर ली थी और तभी हम लोग मिले थे। तो फिर लूसी सब समझ जाती है कि यानी तुम लोग वन नाइट स्टैंड से मिले हो। तो फिर अब मुझे सब समझ आ रहा है कि तुम ऐसे प्रेग्नेंट हो गई हो। वो से पूछती है कि फिर क्या अब तुम प्रोफेसर जो के साथ उनके घर पे रहने वाली हो। तो शाओ कहती है कि हाँ, और वो मुझे कॉलेज के बाद पिक भी करने आने वाला है, तो तुम लगेज पैकिंग में मेरी हेल्प करवा देना। तो शाओ कहती है कि ऑफ कोर्स, कैंपस का हंक तुम्हें पिक करने आ रहा है और तुम एक मॉम बनने वाली हो तो तुम बाकी सारी चीज़ें मुझ पे छोड़ दो, मैं पैकिंग वगैरह में हेल्प कर दूंगी। तो शाओ अपनी फ्रेंड को थैंक्स करने लगती है। फिर जो यहाँ पर जैसे ही शाओ को पिक करने आता है तो शाओ उसे अपनी फ्रेंड लूसी से मिलवाती है और बताती है कि इसे अब हमारी शादी के बारे में सब पता है। तो फिर जो उसे शाओ की हेल्प करने के लिए थैंक यू कहने लगता है। तो लूसी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। फिर यहाँ जो शाओ का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेकर जाता है। फिर जैसे ही दोनों घर पहुँचते हैं तो शाओ देखती है कि उसने पहले से ही सारा काम करके रखा हुआ है। तो वो कहती है कि चलो मैं कुकिंग कर देती हूँ। तो जो कहता है कि नहीं, कुकिंग का काम मेरा है। तो वो कहती है कि चलो फिर मैं वेजिटेबल धो देती हूँ। तो जो कहता है कि नहीं, तुम्हें पानी को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। तो शाओ कहती है कि फिर मेरे लिए कोई काम नहीं है, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो जो उसे एप्रिन पकड़ा देता है उसे पहनने में हेल्प करवाने के लिए। तो फिर शाओ से एप्रिन पहना रही होती है और वो उसे पीछे घूमने बोलती है, पर जो उसे ऐसे ही बांधने बोलता है। तो फिर शाओ उसके क्लोज जाकर एप्रिन को बांध देती है और जो तो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वो शाओ को वही जूस दे देता है जो उसने उसके लिए बनाया था। वो अपना कुकिंग करने चला जाता है। तो शाओ बहुत ही खुश होती है कि वो उसकी कितनी केयर करता है। फिर उसके बाद दोनों डिनर करने के लिए बैठते हैं और फिर दोनों काफ़ी सारी बातें करते हुए खाना एंजॉय करते हैं। इसके बाद शाओ अपने रूम में होती है और तभी उसकी फ्रेंड लूसी उसे वॉइस मैसेज करके पूछ रही होती है कि प्रोफेसर जो के साथ रहने में कैसा लगता है। तो शाओ बताती है कि हम दोनों अलग अलग सेपरेट रूम में रहते हैं। तो फिर लूसी कहने लगती है कि आखिर तुम इतने हैंडसम बंदे के साथ ऐसे कैसे रह सकती हो, तुम्हें उसका अच्छा फ़ायदा उठाना चाहिए और उसे भी तो एक बेबी के बाद जल्दी से दूसरा बेबी भी देना चाहिए। तो इतने में जो रूम में आ जाता है और शाओ जल्दी से अपना फ़ोन बंद करती है। जो यहाँ पर आकर उसे बताता है कि मैं एक चीज़ तो भूल ही गया था। फिर वो उसे मिल्क देता है और कहता है कि सोने से पहले इसे याद से पी लो। शाओ पूछती है कि क्या तुमने मेरी फ्रेंड की सारी बातें सुन ली है। तो वो कहता है कि हाँ, मैं इतना समझ सकता हूँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तो तुम लोग ये सारी बातें तो करती होंगे। तो शाओ बहुत ही एम्बेरस फील करती है। फिर जो उसे कहता है कि सोने से पहले याद से ब्रश कर लेना और फिर वो रूम से बाहर चला जाता है। और फिर शाओ अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो अगली बार ऐसी बातें ना बोले क्योंकि जो ने तो अभी सब सुन लिया।
फिर उसकी फ्रेंड पूछने लगती है कि वैसे तुम क्या अपनी कैफ़े वाली पार्ट टाइम जॉब छोड़ने वाली हो क्योंकि अब तुम प्रेग्नेंट हो। तो शाओ कहती है कि मैं छोड़ने का सोच तो रही थी, लेकिन बॉस ने कहा है कि इतनी जल्दी उन्हें रिप्लेस करने के लिए कोई नहीं मिलेगा, तो मैं जब तक थोड़े टाइम के लिए काम कर लेती हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शाओ जब कॉलेज में होती है तभी इसके पास चैन आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि उसने प्रोफेसर से पंगा ले ली थी और साथ ही लिन को भी प्रोफेसर ने टीचिंग असिस्टेंट के लिए रिजेक्ट कर दिए। तो पूछती है कि तो क्या। तो ये कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारी प्रोफेसर जो के साथ बहुत बनती है। तो शाओ कहती है कि अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं लिन के लिए बात करूं। तो वो कहता है कि देखो वो मेरी फ्रेंड है ना, तो तुम मेरी हेल्प ज़रूर करोगी। शाओ मन में सोचती है कि कितना दुख लाई है। फिर वो उसे हक करके थैंक्स करने लगता है और कहता है कि क्यों ना हम लोग आज रेस्टोरेंट में डिनर करें। तो शाओ उसे दूर कर देती है और कहती है कि आज मुझे काम है। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, सिर्फ डिनर करने का ही तो पूछ रहा हूँ ना। तभी इतने में यहाँ पर जो आ जाता है और वो शाओ से कहने लगता है कि स्टूडेंट तुमने अपना प्रोजेक्ट नहीं सबमिट करी हो, अगर नहीं करोगी तो फिर तुम्हारे ग्रेड्स कम हो जाएंगे और तुम फेल हो जाओगी। तो वो शाओ कहती है कि प्रोफेसर मैं अभी जाके करती हूँ। फिर चैन तो यहाँ से चला जाता है और जो से पूछने लगता है कि अच्छा, तो तुम इससे अवॉइड कर रही थी। शाओ कहती है कि हाँ, मेरे पीछे ही पड़ गया था कि अगर ये मुझे घर छोड़ने चलेगा तो मैं अपने पार्ट टाइम जॉब वाले सीक्रेट को कैसे छुपाऊंगी। जो कहता है कि कॉलेज के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ने चलूंगा। तो शाओ सोचने लगती है कि अगर ये मुझे छोड़ने चलेगा तो मैं अपने पार्ट टाइम जॉब वाले सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रख पाऊंगी। फिर वो आज के लिए कैफ़े में अपनी फ्रेंड को अपने बदले में काम करने के लिए बोल देती है और उसे थैंक्स करने के बाद वो जल्दी से कॉलेज के बाहर पहुंच जाती है और जो को पता नहीं लगने देती है। तभी जो उसे पूछता है कि तुम्हें डिनर में क्या खाना है। तो वो कहती है कि मुझे फ्राइड चिकन खाना है। तो ये कहता है कि ठीक है। फिर तो शाओ कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे मना करोगे और बोलोगे कि मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो जो कहता है कि देखो मैं मानता हूँ कि तुम अभी प्रेग्नेंट हो, लेकिन खुशियाँ भी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, और मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने वाला हूँ, तो तुम्हारी पसंद की चीज़ें करने से मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। शाओ काफ़ी शौक होती है और सोचती है कि वो काफ़ी डिफरेंट है। फिर दोनों साथ में वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर शाओ पार्ट टाइम जॉब करने आती है, इसलिए वो यहाँ अपना मुंह छिपाने लगती है कि कोई उसे देखकर पहचान न ले। जो पूछता है कि क्या हुआ, तो कहती है कि कुछ नहीं, और फिर उससे पूछने लगती है कि क्या तुम ये खाओगे। और फिर वो खुद ही सोचती है कि ये कहाँ फ्राइड चिकन खाता होगा, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। पर तभी जो तो शाओ के हाथ से खा लेता है। तो ये देखकर वो शॉक हो जाती है और पूछती है कि मुझे लगा था कि तुम ये नहीं खाते होंगे। जो कहता है कि खाता तो नहीं हूँ, लेकिन अब तुमने अपने हाथों से खिलाई हो तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर शाओ खुश हो जाती है और फिर वो रात में अपने जब रूम में होती है तो इसी बारे में सोचकर वापस से स्माइल कर रही होती है। फिर तभी से इसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो पूछती है कि प्रोफेसर जो को तुम्हारी जॉब के बारे में पता तो नहीं चला। तो ये कहती है कि नहीं चला, सब कुछ ठीक है। इसकी फ्रेंड कहने लगती है कि देखो अच्छा रहेगा कि तुम खुद ही बता दो, नहीं तो फिर बाद में उन्हें पता चलेगा तो वो गुस्सा हो जाएंगे। तो शाओ कहती है कि मुझे यकीन है कि वो मुझ पर गुस्सा नहीं होगा। तो फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि लगता है शादी के बाद तुम्हें प्रोफेसर जो से प्यार हो गया। तो शाओ कहने लगती है कि हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। फिर कॉल कट करने के बाद तभी यहाँ पर शाओ की फ्रेंड के पास जो आ जाता है और वो उसे बताने बोलता है कि वो आखिर कहाँ पार्ट टाइम जॉब करने चाहती है। तो लूसी कहने लगती है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा नहीं दूंगी। तो जो से कहता है कि क्या तुम्हें प्रोजेक्ट में फेल होना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ जब यहाँ कैफे में पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है तभी यहाँ पर जो पहुंच जाता है। तो उसे देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, हम लोग यहाँ पे मिल गए। तो वो कहता है कि कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें ही ढूंढते हुए आया हूँ। फिर वो टाइम देखते हुए पूछता है कि यानी तुमने मुझे अपनी छुट्टी का टाइम गलत बताई थी। शाओ कहती है कि कहीं तुम इस बात से गुस्सा तो नहीं हो गए ना कि मैंने तुमसे छुपाई थी। तो जो कहता है कि मैंने पहले ही बोला था ना कि तुम्हारी पसंद की कोई भी चीज़ करने से मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तो चलो अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास तो पैसों की कमी नहीं है, तो तुम यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रही हो। तो शाओ कहती है कि बस ऐसे ही लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए। तो जो कहता है कि अगर तुम्हें लाइफ एक्सपीरियंस करनी है तो फिर क्यों ना तुम हॉस्पिटल में आ जाओ, मैं वहाँ पर तुम्हारी इंटर्न की जॉब लगवा देता हूँ। तो फिर शाओ से सच बताने के लिए मान जाती है कि जब मैं चैन को डेट कर रही थी तब मुझे उसे एक अच्छा सा गिफ्ट देना था, तो इसलिए मैं खुद के पैसे जमा कर रही थी। पर फिर उसके बाद मुझे चैन का असली रंग दिख गया, लेकिन अब जब मैंने कोई चीज़ स्टार्ट करी थी तो मैंने सोची कि मैं उसे एंड भी करती हूँ। शाओ कहती है कि लेकिन अब फिक्र मत करो, अब मैं कोई भी ऐसी मीनिंगलेस चीज़ें नहीं करूँगी। तो जो कहता है कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो, बस तुम्हें ये देखना है कि तुम किसी को भी अपने आप को कम मत फील करवाने देना। शाओ बहुत ही खुश होती है कि वो उसे एक बेटर पर्सन बनाना चाहता है। फिर जो शाओ को उठा के यहाँ से घर लेके जाने के लिए निकलता है।
फिर रात में जब शाओ अपनी स्टडी कर रही होती है तो उसे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है, तो वो सोचती है कि मेरे पास तो प्रोफेसर है, तो चलो मैं उसकी हेल्प ले लेती हूँ। फिर वो जो की हेल्प लेने के लिए जैसे ही लिविंग रूम में आती है और उसे कहने लगती है कि तुम क्या मुझे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दोगे। तभी वो देखती है कि वो तो यहाँ सो रहा है और उसकी आवाज़ से वो जाग जाता है और तुरंत ही अपने कपड़े सही करता है और फिर उसे स्टडी कराने में हेल्प करने लग जाता है। पर शाओ तो यहाँ उसे देखती रह जाती है, तो वो कहता है कि पिछली बार भी तुम मेरी क्लास में ध्यान नहीं दे रही थी और अभी भी तुम नहीं दे रही हो, क्या मैं इतना बोरिंग पढ़ा रहा हूँ। तो शाओ कहती है कि नहीं, तुम सब अच्छा पढ़ा रहे हो। तो फिर वो पूछता है कि फिर रीज़न बताओ कि तुम्हारा ध्यान कहीं और क्यों है। तो शाओ से किस कर लेती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो इसलिए। तो जो कहने लगता है कि अभी तुम पढ़ाई पर ध्यान दो क्योंकि अभी एग्जाम ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर वो शाओ को स्ट्रिक्टली स्टडी पे फोकस करवा रहा होता है और फिर शाओ को यहाँ पर वॉमिटिंग जैसा होने लगता है, तो जो जल्दी से उसके लिए मेडिसिन भी ला कर देता है और उसका ख्याल रख रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ अपनी कैफ़े के बॉस को अपना रिजाइनेशन लेटर दे रही होती है और बताती है कि अभी उसकी स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए वो अभी यहाँ पे काम नहीं कर पाएगी। तो बॉस मान जाता है और फिर शाओ बस अब यहाँ कुछ दिनों के लिए काम कर रही होती है। तभी जो यहाँ लिन को अपने साथ लेकर आया होता है और वो शाओ को देखते ही शॉक हो जाता है और फिर बहाना करता है कि वो बस अपनी फ्रेंड को यहाँ ट्रीट देने के लिए लेकर आया था। तो शाओ कहती है कि हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ और वैसे तो मैं ही तुम लोग को ट्रीट दे देती, लेकिन अब मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर है तो लिन मैं तुम्हें ट्रीट कैसे दूंगी, यही तुम्हें दे रहा है। फिर जब ये इन लोग का ऑर्डर लेने के लिए जाती है तो लिन कहने लगती है कि हमारे लिए कपल वाली डिश लेकर आओ। शाओ कहती है कि क्यों नहीं, तुम्हारे लिए ज़रूर लेकर आती हूँ। और फिर जब वो डिश लेकर आती है तो ये लोग शॉक हो जाते हैं। लिन पूछती है कि आखिर ये क्या है, तो वो बताती है कि मुझे जो चीज़ें नहीं पसंद है वो चैन भी नहीं खाता है, तो अब तुम चैन के साथ बैठी हो तो तुम भी तो वही खाओगी ना। फिर लिन को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। तो जो शाओ को चिल्लाता है कि तुमने मेरी फ्रेंड को गुस्सा दिला दी और वो भी चला जाता है। फिर शाओ को तो इन लोगों को मजा चखा के बहुत ही खुशी मिल रही होती है। तब यहाँ पर जो एक और पार्ट टाइम वर्कर होता है उसकी नज़र यहाँ पर शाओ पे होती है और जब शाओ यहाँ पर अपना काम कर रही होती है तभी अचानक से वो उसके पीछे टच करता है, तो शाओ उसे चिल्लाती है और फिर बॉस को भी इस बारे में कंप्लेन करती है। तो ये बंदा कुछ भी मानने से मना कर देता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। अब यहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी खराब होती है तो शाओ को गुस्सा आ जाता है और वो इसे मारने लग जाती है। इसके बाद इन लोग को पुलिस स्टेशन आना पड़ता है और पुलिस ऑफिसर भी शाओ की बात पर यकीन नहीं कर रहे होते और शाओ से कहने लगते हैं कि वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स को बुलाए, नहीं तो ऐसे वो जा नहीं सकती है। तो शाओ तुरंत यहाँ पर जो को कॉल करती है और उससे पुलिस स्टेशन आने के लिए बोलती है। तो वो जल्दी में भागते हुए यहाँ पर आता है और शाओ की फिक्र करने लगता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उल्टा मुझसे ज़्यादा तो उसे चोट लगी है। तो फिर ये कहता है कि अगली बार क्या तुम अपना ख्याल रखोगी और ऐसे रिस्क नहीं लोगी। तो शाओ कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसे मारी, और वैसे अब वो वापस से काम नहीं कर पाएगा और अब उसके ऊपर रिकॉर्ड भी लग चुका है। तो जो उसे अप्रिशिएट करने लगता है कि तुम कितनी ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन अगली बार ऐसे बुरे लोगों से डील करने के लिए तुम मुझ पे छोड़ देना, मैं उनको सबक सिखाऊंगा। तो शाओ कहती है कि तुम मेरी फिक्र कर रहे हो। तो जो कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। तभी इतने में यहाँ पे शाओ के बॉस के साथ वो वर्कर फिर से आया होता है और जो उसे माफ़ी मंगवाता है। तो वो इन लोगों के कहने पर माफ़ी मांगने की एक्टिंग तो कर लेता है, पर शाओ को फिर से कुछ स्लो से कहता है जिसे सुनकर जो को भी गुस्सा आ जाती है। तो फिर वो उसे यहाँ मारने के बाद कुछ पैसे निकाल कर देता है और कहता है कि अब अपना मुंह बंद रख लेना, यही तुम्हारी कीमत है। तो जो को ऐसे देखकर शाओ तो बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि वो ऐसे कितना हैंडसम लग रहा है। फिर जब दोनों साथ में घर आ जाते हैं तो शाओ यहाँ जो के हाथ की केयर कर रही होती है और पूछती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। तो वो कहता है कि थोड़ा सा। तो ये कहती है कि रुको मैं अभी ऑयल लेकर आती हूँ। फिर जो बहुत ही खुश होने लगता है और वो आकर उसके हाथ पर ऑयल से मसाज करने लगती है। फिर इतने में जो के फ़ोन पर उसके फ्रेंड का मैसेज आया होता है। तो जो के हाथ में तो ऑयल लग गया था, तो वो शाओ से कहता है कि तुम लॉक खोलो और फिर वो अपना लॉक बताता है। तो शाओ काफ़ी शौक होती है कि उसने आई लव यू लॉक के तौर पे रखा हुआ है। फिर वो उसके फ्रेंड का मैसेज उसे बताती है कि वो उसे बाहर डिनर पे इनवाइट करना चाह रहा है। तो जो कहता है कि तुम उसे ओके लिख दो। तो जैसी वो ओके लिखती है तो जो का फ्रेंड यहाँ पर शॉक होता है और सोच लेता है कि पक्का ये जो ने नहीं लिखा है, नहीं तो वो तो कुछ बोलता ही नहीं है, तो ये ज़रूर सिस्टर इन लॉ ने लिखी होगी। फिर इसके बाद जो और शाओ यहाँ उसके फ्रेंड के साथ डिनर करने जब जाते हैं तो जो का फ्रेंड यहाँ पहुँचते ही इन लोगों से बातें करने लगता है और कहता है कि वैसे आखिर मैंने सोचा था कि जो जैसे सीधे बंदे को कोई लड़की मिलेगी ही नहीं, पर इसने कैसे शादी कर लिया, ये बहुत ही शॉकिंग है। मुझे तो लगता था कि इसे सच में लड़की में इंटरेस्ट है नहीं। फिर यहाँ पर ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी शाओ वॉशरूम बोलकर यहाँ से बाहर चली जाती है। तो जो का फ्रेंड उसे सब पूछने लगता है
कि आखिर उसे अपनी वाइफ मिली कैसे। तो फिर जो उसे सब बता देता है। तो इसका फ्रेंड काफी शॉक होता है कि तू वन नाइट स्टैंड से उसे मिला है। सच में? हाँ, मैंने तो तुझे बहुत ही डिसेंट पर्सन समझा था, पर तू तो ऐसे टाइप का निकला। और वैसे ये बता कि कहीं वन नाइट स्टैंड के बाद उस लड़की ने आकर तो तुझे नहीं बताई कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, और तूने उसके बारे में पता किया कि नहीं कि वो सही लड़की है कि नहीं। तो जोई से सब बताता है कि मैं बहुत लोगों से मिल चुका हूँ और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि कौन अच्छा है कौन खराब है। वो बहुत ही अच्छी लड़की है और उल्टा शादी का ऑफर तो मैंने उसे दिया था। जो का फ्रेंड कहने लगता है कि वो तो तूने मेरी गलती की वजह से वो ड्रिंक कर लिया था, नहीं तो ये सब नहीं होता। तभी शाओ यहाँ बाहर पहुंच जाती है और इन लोग की बातें सुनने लगती है। जो का फ्रेंड उसे कह रहा होता है कि यानी फिर तूने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से शादी करा है। जो इस पर हाँ कह देता है। शाओ ये सुनते के साथ ही अपसेट हो जाती है कि वो उसे लाइक नहीं करता और उसने बस मजबूरी में उसे शादी करा है। यही सोचकर वो यहाँ से चली जाती है। और तभी जो तो अपने फ्रेंड को बता रहा होता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लग गया है, पर शाओ तो ये सुने बिना ही जा चुकी होती है। फिर जो अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं देख कर आता हूँ कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। तभी हम देखते हैं कि शाओ यहाँ पर अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है और उसे सब बता रही होती है कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि उसने बस मजबूरी में मुझसे शादी करा है, लेकिन ये तो इतनी ऑब्वियस बात है ना, लेकिन मुझे ये जानने के बाद इतना डिसअपॉइंटेड क्यों फील हो रहा है। तो लूसी कहती है कि वो ऑफ कोर्स है ना, क्योंकि तुझे प्रोफेसर जो से प्यार हो गया है। तो शॉ कहती है कि क्या सच में। फिर वो उसे जो की बहुत सारी तारीफें करने लगती है। तो लूसी कहती है कि देखा, सच में तुझे उससे प्यार हो गया है। तो शाओ कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया हूँ, जब वो मुझे पसंद ही नहीं करता तो फिर मैं भी उसे पसंद नहीं करूंगी। तो लूसी कहती है कि तुम क्या करना चाहती हो। शाओ कहती है कि अब मैं हॉस्पिटल जाने वाली हूँ और इस मैटर को कम्प्लीटली सॉल्व करने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे साथ मजबूरी में रहे। ऐसा बोलकर ये कॉल कट करती है। लूसी भी शॉक हो जाती है कि ये करना क्या चाहती है। फिर शाओ तो यहाँ से जा चुकी होती है और जो उसे ढूंढता रह जाता है और फिर वो उसे कॉल करने लगता है, पर उसका कॉल भी नहीं लगता। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ अपनी फ्रेंड लूसी से मिलने जाती है और उसे कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं उसकी फीलिंग्स को भुला नहीं सकती हूँ, मैं उसे भूल जाऊंगी। तो फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि प्रोफेसर जो तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता है। क्या सच में उसने अपने मुंह से बोला कि वो तुमसे मजबूरी में शादी करा हुआ है। तो शाओ कहती है कि तुम कहो तो मैं जाकर उससे वापस से पूछ लूँ और कंफर्म कर लूँ। तो लूसी कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो क्या हुआ, तुम आप किसी और को ढूंढ लो। तो शाओ कहती है कि लोग बदलना कपड़े बदलने जैसा थोड़ी ना है। तो फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस बार तुम्हारे लिए अच्छा बंदा ढूंढूंगी और हम लोग ब्लाइंड डेट पर चलते हैं। देखो अभी के लिए तो तुम दोनों बच्चे की वजह से साथ में हो, लेकिन एक ना एक दिन तो तुम लोग अलग हो जाओगे ना, तो अच्छा रहेगा कि तुम पहले से ही तैयारी करके रखो और किसी को ढूंढ के रखो। तो फिर शाओ भी इस बारे में सोचने लगती है कि हाँ, एक दिन तो हम लोग सेपरेट हो जाएंगे। फिर वो कहने लगती है कि कल तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलना। तो फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम सच में इस बच्चे को अबॉर्ट करने वाली हो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि शाओ अपनी फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल गई होती है अपना चेकअप करवाने के लिए और उसका बेबी काफ़ी हेल्दी होता है। तो वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरा बेबी बिल्कुल ठीक है, तो अब मैं इसकी केयर खुद कर लूँगी और मैं ये सारा पेन खुद झेल सकती हूँ। कम से कम वो उस पेन से तो बेहतर रहेगा, जब मैं उसे ज़्यादा ही लाइक करने लग जाऊँगी। तो फिर लूसी कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लेके चलती हूँ। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर जो को देखते हैं जो कि लेक्चर के लिए क्लास में आया होता है। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है तो सभी स्टूडेंट जा रहे होते हैं और जो शौक होता है कि शाओ आज क्लास के लिए नहीं आई। फिर वो सोचता है कि उसने मुझे बताई भी नहीं। फिर इतने में उसे मैसेज आती है कि हॉस्पिटल से उसने पेमेंट करी है। तो फिर इसे पता लग जाता है कि वो हॉस्पिटल गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी ने आज शाओ को ब्लाइंड डेट के लिए लेकर आई होती है। तो शाओ कहने लगती है कि मुझे ब्लाइंड डेट पर नहीं आना था। तो भी उसकी फ्रेंड कहती है कि अब यहाँ पर आई गई हो, देखो तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पर आया होता है और वो लूसी को चुप कर देखते हुए उसे कॉल लगाता है और पूछता है कि तुम हॉस्पिटल गई थी। तो फिर लूसी समझ जाती है कि उसने जो गलती से उसी के कार्ड से पेमेंट कर दी है, इसलिए उसे पता लग गया। फिर जो पूछने लगता है कि तुम अभी इस वक्त कहाँ पर हो। फिर शाओ कुछ बोलने वाली होती है कि इतने में यहाँ पर एक लड़का आ जाता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आया हूँ। तो शाओ जल्दी से फ़ोन कट करती है कि कहीं जो सुन ना ले। फिर इतने में उसकी फ्रेंड लूसी भी आ जाती है और वो उस लड़के से बात करने लगती है कि उसने ही उसे मैसेज करी थी, तो क्या वही वो लड़का है। फिर शाओ यहाँ लूसी को बताती है कि जो को पता लग गया कि मैं हॉस्पिटल गई थी। फिर वो लूसी से कहती है कि एक काम करते हैं, मैं जल्दी यहाँ से जाती हूँ, नहीं तो फिर उसे सच में पता लग जाएगा। फिर शाओ यहाँ से जाने ही लगती है कि इतने में यहाँ पर वो दूसरा ब्लाइंड डेट वाला भी लड़का पहुंच जाता है जो कि कोई और नहीं शाओ का भाई होता है और वो उसे देखते ही कहने लगता है कि सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर शाओ अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुमने ब्लाइंड डेट के लिए किसे ढूंढी हुई हो। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो जाएगा। फिर जो दूसरा लड़का होता है वो शाओ के भाई से कहने लगता है कि अगर ये तुम्हारी सिस्टर है तो हम लोग जगह बदल लेते हैं। तो फिर शाओ का भाई उसे चिल्लाता है कि तुम आखिर मेरी सिस्टर को डेट कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, आखिर ये सिंगल है और मैं भी सिंगल हूँ। तभी इतने में जो की आवाज़ आती है, वो इसे कहता है कि किसने कहा कि वो सिंगल है।
फिर ये लोग शॉक हो जाते हैं कि वो तो यहीं पर ही खड़ा था। फिर जो यहाँ शाओ के पास आकर खड़ा हो जाता है तो लूसी उससे पूछने लगती है कि प्रोफेसर जो आप यहाँ पर कैसे आए। तो वो कहता है कि मैं एक लड़की को पकड़ने आया हूँ जो अपने हस्बैंड और बच्चे को छोड़कर जाना चाहती है। तो लूसी बताने लगती है कि मैंने अपना साथ देने के लिए शाओ को यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए लेकर आ गई और ये अपनी मर्जी से नहीं आई है। फिर ये लड़का जो से पूछने लगता है कि आखिर वो है कौन। तो जो शाओ से कहता है कि तुम बताओ। तो शाओ बताती है कि हम लोग फैमिली है। तो उसका भाई यहाँ पर इस लड़की को बताता है कि वो मेरा ब्रदर इन लॉ है। जो कहता है कि ठीक है मैं अपनी फैमिली को घर लेके जाता हूँ और फिर वो शाओ को लेकर घर आ जाता है। तभी वो उसे कहने लगती है कि तुमने मुझे गलत समझा है, मैं ब्लाइंड डेट के लिए नहीं गई थी। तो जो यहाँ पर उसके स्लीपर चेंज करने लगता है और कहता है कि ऐसी हालत में उसे हील्स नहीं पहननी चाहिए। तो वो सोचती है कि सच में ये सिर्फ बच्चे की वजह से मेरी केयर करता है। फिर वो बताने लगती है कि मैं हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गई थी और बेबी बिल्कुल ठीक है। फिर जो कुछ नहीं कहता तो शाह कहती है कि ठीक है अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तभी जल्दी से वो उसे पीछे से हक करते हुए रोकता है और फिर उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझसे इस वजह से गुस्सा हो गई हो जो मैंने अपने फ्रेंड से उस दिन वो बात किया था। तो फिर शाह कहती है कि नहीं, तुमने बिल्कुल सही कहा था कि हमारी शादी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हुई है। अभी जो से किस कर लेता है और कहता है कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। और फिर जो शाह को बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वैसे तो मैं ये इतनी जल्दी नहीं बताने वाला था लेकिन तुम कुछ और ही समझने लग गई और तुम मुझसे दूर जाने वाली थी और मैं कितना डर गया था। तो फिर वो पूछती है कि क्या डर गए थे। तो वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम हॉस्पिटल जाकर बच्चे को अबॉर्ट कर दोगी। तो फिर शाह कहती है कि ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी, मैं तो बस चेकअप करवाने गई थी कि बेबी नॉर्मल है कि नहीं। फिर वो उससे रीज़न पूछने लगता है कि आखिर तुम मेरी और मेरी फ्रेंड की बात पर इतना गुस्सा क्यों हो गई थी, क्या तुम मुझे इसका रीज़न बता सकती हो। तो फिर शाह भी उसे किस कर लेती है। जो कहता है कि इसका क्या मतलब था। शाह कहती है कि मैंने तुमसे ही सीखी हूँ। तो फिर वो कहता है कि अगर मैंने मिसअंडरस्टूड कर लिया कि तुम भी मुझे लाइक करती हो तो फिर। शाह कहती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब यही है। फिर जो शाह को समझाने लगता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम कोई बात से अपसेट हो जाओ तो मुझे डायरेक्टली बता देना ताकि मैं तुम्हें कंफर्ट कर सकूं, नहीं तो मैं सोचता ही रह जाऊंगा और मुझे पता ही नहीं चल पाएगा। शाह से हाँ बोलती है और सोचने लगती है कि आखिर मैंने इसे गलत कैसे समझ ली थी, वो तो कितना अच्छा है। फिर शाह जो से इस बारे में पूछने लगती है कि क्या तुम सच में पहली बार डेट कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें शक हो रहा है। फिर वो वापस से उसे किस करने वाला होता है पर इतने में शाह का पेट दुखने लग जाता है। तो जो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर आता है चेकअप के लिए। फिर डॉक्टर इन लोग को बताती है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बस उसे आज के लिए यहाँ पर एडमिट रहना पड़ेगा। फिर जो शाह को रेस्ट करने का बोलकर बाहर चला जाता है। तो शाह अपनी फ्रेंड को कॉल करके इस बारे में बताती है कि वो यहाँ हॉस्पिटल में। फिर इतने में जो वापस आ जाता है तो वो कॉल कट करती है। जो उसके लिए यहाँ पर ड्रेस लेकर आया होता है और कहता है कि तुम्हें ये हॉस्पिटल वाली ड्रेस अच्छी नहीं लग रही होगी तो तुम अपना ड्रेस चेंज कर लो तो फिर तुम्हें अच्छा फील होगा। तो फिर शाह ड्रेस चेंज कर लेती है। इसके बाद जो यहाँ पर उसका ख्याल रख रहा होता है उसे फ्रूट खिला रहा होता है। तो शाह तो बस उसे देखती रह जाती है कि वो उसके लिए कितना केयरिंग है और साथ ही कितना हैंडसम भी है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि शाह अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जा रही होती है और शाह का भाई इन लोगों का बैग लेकर चल रहा होता है और सोचने लगता है कि आखिर सिस्टर ने ब्रदर इन लॉ को यहाँ शॉपिंग पर साथ चलने के लिए क्यों नहीं इन्वाइट करी, क्या इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है। फिर वो यहाँ लूसी और शाह की बातें सुनने लगता है। लूसी यहाँ पर शाह से बातों बातों में कह रही होती है कि आखिर वो प्रोफेसर जो तुमसे इतना दूर दूर क्यों रहता है और तुम्हें बिल्कुल टच भी नहीं करता, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी मॉम और उसका फ्रेंड बिल्कुल सही कह रहे थे कि वो लड़कियों में इंटरेस्टेड है ही नहीं और उसे लड़कियां पसंद ही नहीं है। शाह का भाई जैसे ये सुनता है तो वो सोचता है कि ब्रदर इन लॉ को लड़कियां नहीं पसंद है। वो सोचता है कि मुझे इस बारे में जल्दी से मॉम डैड को बताना होगा। फिर वो कोई बहाना करके इन लोगों को बैग्स पकड़ा कर यहाँ से भाग जाता है और शाह की फ्रेंड यहाँ पर उसे कोई ना कोई ट्रिक सिखा रही होती है ताकि जो उसके करीब आए। फिर शाह जब घर पहुँचती है तो जो और वो डिनर करने के लिए बैठते हैं और शाह बताती है कि मैंने पाइनएप्पल ड्रिंक लेकर आई हूँ। फिर जैसे ही जो इसे पीता है तो वो शाह को पीने से रोक लेता है और कहता है कि इसमें अल्कोहल है, तुम मत पियो। शाह कहती है कि मुझे नहीं पता था। फिर इसके बाद जो तो काफ़ी ज़्यादा नशे में हो जाता है और फिर वो शाह के पास आने लगता है और फिर उसे किस भी करने लग जाता है। इतने में हम देखते हैं शाह के मॉम डैड और भाई यहाँ दरवाज़ा खोलते हुए घर में आ जाते हैं और शाह का भाई जल्दी से जो को उसे दूर करता है और कहने लगता है कि फ्रॉड बंदे मेरी बहन से दूर रहे। तो जो कहता है कि कैसा फ्रॉड। फिर यहाँ पर शाह के डैड कहने लगते हैं कि बेटी तुम फिक्र मत करो, हम लोग यहाँ पर आ गए, इस लड़के ने तुमसे धोखे से शादी की है, हम तुम्हें बुली होने नहीं देंगे। तो शाह कहती है कि मॉम डैड आप लोग गलत समझ रहे हैं। तो शाह का भाई कहता है कि हम कुछ गलत नहीं समझ रहे हैं, हमें पता चल गया है कि ये एक फ्रॉड ही बंदा है। फिर शाह की मॉम भी कहने लगती है कि हाँ ऐसे लोग मैंने सुनी हूँ जो इनोसेंट लड़कियों को धोखा देते रहते हैं। तो शाह कहती है कि आप लोग आखिर क्या सोच रहे हैं। तो डैड कहते हैं कि चलो जल्दी से अपनी बहन को बताओ कि तुमने हमें क्या बताए थे। तो फिर वो
कहने लग जाता है कि सिस्टर, मैंने तुम लोगों की बातें सुन लिया था कि ब्रदर इन लॉ को लड़कियां नहीं पसंद है। ये सुनते के साथ ही जो शाओ से कहता है कि तुमने ऐसा बोली हो। फिर इसके बाद शाओ अपने मॉम डैड को सब कुछ एक्सप्लेन करती है, तो भी शाओ की मॉम कहती है कि मैं ऐसे नहीं मान सकती हूँ। तो शाओ कहती है कि मॉम, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो आखिर ये चीज़ अब झूठ थोड़ी ना होगी। तो फिर शाओ का भाई कहने लगता है कि मैंने सुना था कि शादी के बाद ब्रदर इन लॉ ने तुम्हें कभी टच नहीं करा और इस वजह से ही तुम और तुम्हारी फ्रेंड इस बारे में सोच में पड़े थे। तो शाओ कहने लगती है कि मॉम डैड, मैंने एक चीज़ आप लोगों से झूठ बोली थी। तो मॉम डैड कहते हैं कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, गलती इसकी है ना, ये बस हैंडसम दिखता है इसलिए तुमने इस पे ट्रस्ट कर ली थी। ऐसे बंदे बहुत होते हैं जो फ्रॉड करते रहते हैं। तो शाह कहती है कि मैं इस बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली मैं पहले प्रोफेसर जो से नहीं शादी करने वाली थी। एक्चुअली मैं जिस लड़के को पसंद करती थी उसने शादी वाले दिन मुझे धोखा दे दिया था, तो इस वजह से मैंने ड्रिंक कर ली थी और फिर मैंने ही जो को फोर्स करके उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली। फिर वो अपने मॉम डैड से कहने लगती है कि आप लोग अब गुस्सा हो गए होंगे। तो वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, हम लोग तो इस बात से अपसेट हैं कि तुमने हमसे इस बारे में बताई नहीं। शाह कहती है कि मुझे लगा था कि आप लोग मुझसे बहुत ही डिसअपॉइंट होंगे, इसलिए मैं बता ही नहीं पाई। फिर मॉम पूछती है कि अब तुमने इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से शादी करी थी, तो क्या तुम इसे पसंद करती हो। तो शाह कहती है कि हाँ, मैं बहुत पसंद करती हूँ। फिर जो भी कहने लगता है कि हाँ, मैं भी इसे बहुत पसंद करता हूँ। फिर मॉम यहाँ पर शाह के भाई को चिल्लाती है कि तुमने हमें ये बताया था। तो वो कहता है कि लेकिन मैंने तो ऐसे ही कुछ सुना था। फिर जो बताने लगता है कि अभी तो हम लोग प्यार में ही है और धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं। शाह भी कहने लगती है कि हाँ, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो फिर मॉम को यकीन हो जाता है और वो कहती है कि हाँ, जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो तुम लोग साथ चिपके हुए थे। जो तो बहुत ही ज़्यादा शाय होने लगता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाह जब रूम में होती है तो वो ये सब के बारे में सोचकर बहुत ही खुश हो रही होती है। इतने में जो रूम में आ जाता है और उसे बताने लगता है कि बाहर लिविंग रूम का एसी खराब हो गया है, तो आज रात के लिए क्या मैं यहाँ पर सो सकता हूँ। तो शाओ से यहाँ पर सोने के लिए मान जाती है। फिर दोनों जब सोने जा रहे होते हैं तभी शाओ के फ़ोन पर चैन की कॉल आ जाती है, तो वो जो से दूर होकर कॉल उठाती है। चैन उससे पूछने लगता है कि कहीं तुम सो तो नहीं गई थी ना। तभी इतने में जो जेलस होकर शाओ को तुरंत ही किस कर लेता है और फिर वो कॉल पर चैन से कह देता है कि वो सोने जा रही है और उसका कॉल कट करता है। फिर चैन सोचने लगता है कि यानी वो इतने दिनों से मुझसे दूर इसलिए हो रही थी क्योंकि उसने पहले से ही किसी वाइल्ड मैन को ढूंढ के रखी है और वैसे उस मैन की आवाज़ जानी पहचानी थी। फिर नेक्स्ट डे जब शाओ कॉलेज गई होती है तभी इतने में चैन उसे पकड़ कर रोक लेता है और उससे पूछता है कि कल रात वो किस मैन की आवाज़ थी, तुम मुझे धोखा दे रही हो। तो शाओ कहती है कि ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए ना कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हें वो लड़की मिल चुकी है ना जिसे तुम सच में प्यार करते हो। तो फिर वो कहने लगता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। शाओ कहती है कि अब झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ और हाँ, तुम ना किसी से प्यार नहीं करते, तुम खुद से प्यार करते हो। और जैसी वो ऐसा बोलकर जाने लगती है तो चैन फिर गुस्से में उसे रोकता है और उसे चिल्लाने लगता है कि मैं जान चुका हूँ, तुमने पहले से ही किसी मैन को ढूंढ के रखी हो, तो इनोसेंट बनने का क्या प्रिटेंड कर रही हो। हाँ, शाओ से कहती है कि धोखा तुमने मुझे दिया है, जिस दिन हमारी शादी होने वाली थी उसी दिन तुमने मुझे धोखा दिया था और तभी मैंने तुमसे ब्रेकअप कर ली थी, इसलिए अब तुम्हारे पास कोई हक नहीं है मुझे सवाल करने का। तो चैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो मैन कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर जो है ना। तो शाओ सोचती है कि इसे आखिर कैसे पता लग गया। फिर वो कोई भी बहाना करके यहाँ से चली जाती है। तभी इतने में चैन के पास लेन आ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारी फियांसी को तुम फूल नहीं बना पाए। तो ये कहता है कि सब तुम्हारी गलती है, तुमने ट्रबल क्रिएट करी थी इसलिए उसे पता लग गया। फिर ये कहने लगता है कि मुझे इतनी आसानी से वो छोड़कर नहीं जा सकती है और अगर वो मुझे छोड़कर जा रही है तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। तो लिन ये सुनकर खुश हो जाती है। फिर यहाँ शाओ देखती है कि जो उसे पिक कर रहे हैं तो वो खुश हो जाती है और जल्दी से जाकर उसे हक कर लेती है। उसे बताती है कि वो अभी चैन से मिलकर आ रही है। तो फिर वो पूछने लगता है कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। तो बताती है कि मैंने अब उससे सारी चीज़ें क्लियर कर ली हूँ। पहले मैं उससे रिवेंज लेने का सोच रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि उस जैसे बंदे के साथ बहस करके कोई मतलब नहीं है, उसके साथ सिर्फ टाइम वेस्ट करना होगा, इसलिए मैंने अब उसके साथ सब कुछ खत्म कर दी। फिर दोनों जब यहाँ बातें कर रहे होते हैं तभी लिन चुपके से इन लोग की फोटोज ले लेती है और वो सोचने लगती है कि वैसे वो मैन कौन था, मैं देख नहीं पाई। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो शाओ को लेकर एक पार्टी में गया होता है और वहाँ पर वो उसे अपने पुराने टीचर से मिलवाता है जो कि अब्रॉड में उसे पढ़ाते थे। जो और शाओ दोनों ही उन्हें बारी बारी हक करते हैं। तभी इतने में लिन शाओ उसकी और प्रोफेसर की फोटो ले लेती है और फिर वो इसे चैन को भेज देती है।
तो फिर चैन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि अच्छा तो उसने मेरे पीठ पीछे इस मैन को ढूंढी है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो शाओ को कॉलेज छोड़ने गया होता है और वो उसे बाय बोलकर जब यहाँ अपने कॉलेज के सेमिनार के लिए आती है तो उसे स्टेज पर जाना होता है कोई स्पीच देने के लिए। पर तभी इतने में सभी के फोन पर शाओ की वो फोटो दिखने लगती है और सभी लोग फिर उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि उसने किसी ओल्ड मैन को फंसाई हुई है। इस बारे में सभी लोग बातें करने लग जाते हैं और फिर लिन भी स्टेज पर जाके शाओ को ये फोटो दिखाते हुए सभी के सामने उसकी बेइज्जती कर रही होती है। तो ये देखकर लूसी को गुस्सा आता है और वो लिन को चिल्लाने के लिए स्टेज पर आती है। तो शाओ से रोकने लगती है कि सभी लोग देख रहे हैं। तभी इतने में शाओ की हेल्प करने के लिए यहाँ पर जो पहुंच जाता है और वो शाओ का नेम क्लियर करने के लिए उसकी और अपनी रिलेशनशिप के बारे में सभी को बता देता है कि वो दोनों मैरिड है और फिर वो उसे रिंग भी पहनाता है। शाओ भी सभी को बताती है कि हाँ और वो प्रेग्नेंट भी है। फिर सभी लोग तो इन दोनों के कपल को लेकर बड़े खुश हो रहे होते हैं क्योंकि सभी को इन लोग की सीपी पसंद आती है। फिर इसके बाद जो रूम में होता है और शाओ जब पानी लेकर आती है तो उसे पता लग जाता है कि लिविंग रूम की एसी खराब है ही नहीं और जो ने उसे झूठ बोला था। तो वो काफ़ी स्माइल कर रही होती है कि जो ने रूम में रहने के लिए सब बहाने किया था। फिर यहाँ जो उसे खुद ही कन्फेस कर लेता है कि उसने झूठ बोला था सिर्फ उसके साथ रहने के लिए। तो वो शाओ कहती है कि मुझे अब इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आफ्टर ऑल तुम अब मेरे हस्बैंड जो हस्बैंड सुनकर बहुत ही खुश होने लगता है और उसे बार बार बोलने के लिए बोलता है। तो शाओ से कहती भी है। फिर दोनों किस करने लगते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो और शाओ साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। पर ये सब चैन को देख ही नहीं जाता है कि वो लोग आखिर हैप्पी कैसे हैं। तो वो कार से उन लोग का एक्सीडेंट कर देता है। फिर जो तुरंत ही शाओ को लेकर हॉस्पिटल आता है और फिर शाओ ऑपरेशन रूम में होती है और जो बाहर इंतजार करते हुए बहुत फिक्र कर रहा होता है। फिर डॉक्टर बाहर आके बताती है कि उसकी बेटी हुई है। तो जो कहने लगता है कि डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है। तो डॉक्टर बताती है कि तुम्हारी बेटी भी बिल्कुल ठीक है और उसकी मॉम भी। और फिर जो शाओ से मिलने जाता है और उसे जब वो डिस्चार्ज करवा के घर लेकर आता है तो जो की मॉम और शाओ की पूरी फैमिली यहाँ पर साथ में घर में इन लोग को मिलने आए होते हैं और सभी बहुत ही हैप्पी होते हैं। तभी शाओ का भाई उसे बताता है कि उसका कोई डॉक्यूमेंट आया हुआ है। तो फिर शाओ ये देखने के बाद शॉक हो जाती है कि उसकी स्टडी के लिए अब्रॉड जाने की टिकट आई हुई है। तो फिर जो उसे बता देता है कि उसी ने उसे अब्रॉड जाने के लिए अप्लाई करा था क्योंकि उसका सपना था ना कि वो अब्रॉड से अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट करके डॉक्टर बनना चाहती है। शाओ कहती है कि लेकिन मैं कैसे जाऊंगी, तुम्हें और बेबी को ऐसे छोड़कर मैं नहीं जा पाऊंगी। तो वो कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं बेबी का अच्छे से ख्याल रख लूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ड्रीम पूरा हो। तो फिर शाओ मान जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ 5 साल बाद अब्रॉड से अपनी स्टडी पूरी कंप्लीट करके आई होती है और वो काफ़ी फेमस डॉक्टर बन चुकी होती है। और यहाँ हॉस्पिटल में जब वो अपना ऑपरेशन कर रही होती है तभी जो मिलने आया होता है। तो फिर डायरेक्टर उसे बताता है कि अभी तो वो ऑपरेशन करने में बिजी है। फिर इसके बाद शाओ जैसे ही अपना काम करके फ्री होती है तो जो यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ उसे मिलने आया होता है। फिर इन लोग का फ्रेंड इन लोग को अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर बाहर चला जाता है और फिर जो फिर से शाओ को रिंग दिखाते हुए शादी के लिए प्रपोज करता है और फिर दोनों अपनी ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी करते हैं और यहाँ पर इन लोग की बेटी इन लोगों को रिंग देने के लिए आई होती है। फिर दोनों ही किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।